हैं जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ चार्ज। यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ चार्ज मींस के जो चार्ज है वो पूरी की पूरी डिस्क के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगेन सेम प्रोसीजर है, हम इसे अब बहुत मर्तबा कर चुके हैं। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट, क्योंकि हम ये प्रॉब्लम पहले भी कर चुके हैं, सो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। सो लेट मी एक्सप्लेन टू यू दिस डायग्राम विच आई हैव ऑलरेडी ड्रॉन हियर। तो ये जो आउटर लाइन आपको नजर आ रही है ये हमारे पास डिस्क है, और ये जो स्मॉलर इनर लाइन आपको नजर आ रही है या सर्कल आपको नजर आ रहा है गालिबन पिंक कलर में, ये मैंने उसका स्मॉल पैच लिया है डिस्क का। ओके, तो प्रोसीजर आपको पता है कि डिस्क को हम रिंग्स का कॉम्बिनेशन कंसीडर कर सकते हैं। तो ये जो इनर सर्कल आपको नजर आ रहा है, अगर आप इसको एक रिंग कंसीडर करते हैं तो इसका मतलब है कि अगर हम डिफरेंट रेडियस के रिंग्स को एक दूसरे के साथ अलाइन करके रख दें तो हमारे पास जो नई स्ट्रक्चर आएगी वो डिस्क आएगी। और फिर प्रोसीजर सिंपल था कि हम एक रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है इस पॉइंट पी के ऊपर, जिसको मैंने यहाँ पे दिखाया, लेट मी कॉल दिस पॉइंट पी, जो एक रिंग की वजह से फील्ड प्रोड्यूस होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे, दैट वुड बी स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड डीई। और फिर हम पूरे रिंग्स के ऊपर, सारे रिंग्स के ऊपर, या फिर दूसरे अल्फाज में डिस्क के ऊपर इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास पूरी डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इस पॉइंट पी के ऊपर। सो ट्रीटमेंट इज सिंपल। सो लेट्स स्टार्ट अगेन। सिमेट्री आर्गुमेंट्स को हम यूज करेंगे, तो उसके लिए हमें दो स्मॉल लेंथ एलिमेंट्स की जरूरत है इस पिंक इनर रिंग के ऊपर जो हमने दिखाए हैं। और क्योंकि अब ये 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो आप याद रखें कि हमारी जो इंटीग्रेशन होगी वो रेडियस के ऊपर भी होगी। रिंग के केस में अगर आपको याद हो प्रीवियस लेक्चर में, तो जो रेडियस था वो कांस्टेंट था। इस केस में ये रेडियस कांस्टेंट नहीं है और इसलिए मैंने इसको स्मॉल आर का यहाँ पे नाम दिया है, ये वाला स्मॉल आर। ओके, तो ये स्मॉल आर जो है जब आप इस सेंटर से बाहर की जाने मूव करते हैं तो चेंज होता है, तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो स्मॉल आर के ऊपर होगी। तो रेडियस जो है डिस्क का वो सेंटर से 0 से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम इस पॉइंट तक कैपिटल आर तक जाता है, तो इंटीग्रेशन आर के ऊपर 0 टू कैपिटल आर होगी। बट दीज आर द ट्रिवियल थिंग्स जो हम पहले कई मरतबा कर चुके हैं। तो अगर मैं स्मॉल लेंथ एलिमेंट लेता हूँ इस पॉइंट के ऊपर, तो एक मेरा लेंथ एलिमेंट ये बनेगा, और इस लेंथ एलिमेंट को मैं यहाँ पे शो करता हूँ कि इसकी जो लेंथ है वो डी एल है और इसके ऊपर जो चार्ज है वो डी क्यू है, बिल्कुल जैसे हम पहले करते हैं। लेट मी राइट इट समव्हाट हियर, लेट्स राइट इट हियर। तो जो लेंथ है इसकी वो डी एल है और इसके ऊपर जो चार्ज है वो डी क्यू है। बिल्कुल सिमेट्री रीजन की वजूहात पे हम एक लेंथ एलिमेंट इसकी अपोजिट साइड पे भी लेते हैं, वो हम यहाँ पे लेते हैं। और ये वाला जो लेंथ एलिमेंट है इसकी भी जो लेंथ है वो डी एल है और जो इसके ऊपर चार्ज है वो डी क्यू है। तो इन दो लेंथ एलिमेंट्स की वजह से जो प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पी के ऊपर, उसको हम यूं शो कर सकते हैं। तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ये हमारे पास DE है। लेट मी ट्राई टू अरेज दिस Z। तो ये हमारे पास DE है जो इस लेफ्ट वाले लेंथ एलिमेंट की वजह से प्रोड्यूस होता है, और अगर राइट वाले लेंथ एलिमेंट की वजह से मैं लिखूं तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो ये वाली होगी। और नेक्स्ट स्टेप आपको पता है, हम यूजुअल जो काम करते होते हैं इस DE को कंपोनेंट्स में हम रिजॉल्व करेंगे। तो एक कंपोनेंट इसका ये वाला बनता है जो राइट की जानिब जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो एक कंपोनेंट ये वाला बनता है और दूसरा कंपोनेंट इसका ये वाला बनता है जो Z एक्सिस के अलोंग है। ओके, सिमिलरली ये लेफ्ट वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को भी अगर आप कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं तो इसका एक कंपोनेंट ये वाला बनेगा और दूसरा कंपोनेंट इधर ही बनेगा जो Z एक्सिस की जानिब जा रहा होगा। तो जो कंपोनेंट्स Z एक्सिस की जानिब जा रहे हैं उनको हम DEZ कह लेते हैं। और अगर हमारे पास ये एंगल जो है ये एंगल थीटा हो तो ये एंगल भी थीटा बनेगा, और अगर ये एंगल थीटा बनता है तो हम देख सकते हैं कि जो ये वाले कंपोनेंट्स हैं ये वाले, ये हमारे पास बनता है DE साइन थीटा, और सिमिलरली जो ये वाला कंपोनेंट है ये भी बनता है DE साइन थीटा, और जिस कंपोनेंट को हमने DEZ कहा है वो बनता है DE कोसाइन थीटा। तो अगेन सेम आर्ग्यूमेंट आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि जो DE साइन थीटा वाले कंपोनेंट्स हैं वो इन दो स्मॉल लेंथ एलिमेंट्स की वजह से
मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन में अपोजिट हैं, तो देयर विल बी नो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस। क्योंकि मैंने इस एक्सिस को वाई एक्सिस डिफाइन किया है, तो ये जो कंपोनेंट्स हैं ये डी ई वाई हैं। एक्चुअली लेट मी राइट इट हियर। तो ये कंपोनेंट जो है ये डी ई वाई है, और सिमिलरली जो ये वाला कंपोनेंट है हमारे पास ये भी डी ई वाई है। तो डी ई वाई जो है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, डायरेक्शन में अपोजिट हैं, तो देयर वुड बी नो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस। बट अगर आप डी ई जी को देखें तो डी ई जी में हमारे पास जो दोनों कंपोनेंट्स हैं, जो दोनों लेंथ एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो जेड डायरेक्शन में है, तो वो मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, डायरेक्शन भी सेम है। तो इसका मतलब है कि उनकी वजह से जो फील्ड होगा वो एड अप हो जाएगा, और हमारे पास जो डी ई जी आएगा टोटल इन दो लेंथ एलिमेंट की वजह से वो 2 टाइम्स डी ई कोसाइन थीटा आएगा। यूजुअल स्टफ जो हम पहले करते आए हैं। तो हमने ये डी का जी कैलकुलेट करना है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यहाँ से पता चल गया कि हमारा जेड एक्सिस के लॉन्ग है। तो अब यहाँ पे हम इसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, यानी इंटीग्रेशन वाली जो ट्रीटमेंट है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस होगा दैट वुड बी द इंटीग्रल ओवर डी ई जी, और ये हमारे पास है 2 टाइम्स इंटीग्रल ओवर डी ई कोसाइन थीटा, दैट्स इट। और इंटीग्रेशन की लिमिट्स अगेन आपको पता होगा कि हम पूरी की पूरी डिस्क के ऊपर अब इंटीग्रेट नहीं करेंगे, आधी के ऊपर करेंगे, बिकॉज देयर इज अ फैक्टर ऑफ 2 ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड इनटू आवर फार्मूला। तो कोसाइन थीटा की वैल्यू हमें चाहिए, डी ई की वैल्यू हमें चाहिए। डी ई की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, लेट्स राइट इट फर्स्ट। सो डी ई इज के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और ये जो आर स्क्वायर है ना, ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस जो इस लेंथ एलिमेंट से उस पॉइंट पी तक है जिसके ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। आल्सो अगेन जैसे हम पहले करते आए हैं, ये जो पॉइंट पी का जेड एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस है, इसको हम जी डिफाइन कर सकते हैं। सो डी क्यू को अब आप लैम्डा डी सिग्मा डी ए की फॉर्म में लिख सकते हैं, बिकॉज इट्स अ सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये बन जाएगा के और सिग्मा डी ए डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और सिग्मा जो है इट्स अ सरफेस चार्ज डेंसिटी, और यहाँ पे जो डी ए है ये एरिया है। ये किसका एरिया है? उस रिंग का एरिया है जिसके ऊपर हमने लेंथ एलिमेंट को कंसीडर किया है। तो ये है हमारा वो इनर रिंग जो पिंक कलर में यहाँ पे मैंने दिखाया है। तो इसका जो एरिया है किसी भी रिंग का एरिया जिसकी थिकनेस जो है वो डी आर हो, जो यहाँ पे मैंने दिखाई है, तो वो बनेगा 2 पाई आर डी आर। 2 पाई का फैक्टर जो है वो इस पूरे रिंग की लेंथ से आता है जो आप इंटीग्रेट करते हैं फाई के ऊपर। ये काम हम पहले कर चुके हैं, बल्कि लास्ट लेक्चर में मैंने इसको बड़ी डिटेल में करके दिखाया था आपको। और 2 पाई का फैक्टर उधर से आता है, और आर डी आर जो है ये लेंथ और जितनी उसकी थिकनेस है रिंग की वो वहां से आता है। तो ये हमारे पास अब बन जाएगा इस फॉर्म में, लेट मी राइट इट इन वन मोर स्टेप, के सिग्मा, और फिर ये बनेगा 2 पाई आर डी आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ओके, एक और बात याद रखें, ये आपकी जो बुक है हेरिडे रेजनिक और करेन की, उसमें इस फासले को डब्ल्यू से दिखाया गया है, और ये जिसको मैंने करली आर कहा है ना, ये वाला फैक्टर, इसको उन्होंने आर से रिप्रेजेंट किया। बट एज आई ऑलवेज से यू कैन पिक योर नोटेशंस, इट्स प्योरली योर चॉइस। ओके, तो हमारा आंसर जो है वो हमेशा ही सही आएगा जब तक आप अपनी नोटेशन पिक करके उसके साथ जुड़े रहते हैं। आई मीन यू स्टिक विद योर नोटेशन। ओके, फाइनली वी आल्सो नीड टू सी व्हाट इज कोसाइन थीटा, एंड कोसाइन थीटा इज, अगर आप देखें इस डायग्राम से, तो ये एंगल जो है हमारे पास थीटा है, तो कोसाइन थीटा जो है वो इस ट्राइंगल में z डिवाइड बाई ये करली आर बनेगा। सो कोसाइन थीटा इज z डिवाइड बाई करली आर, और यहाँ से मैं क्विकली करली आर की वैल्यू भी लिख लेता हूँ। ये हमारे पास बनती है z स्क्वायर प्लस दिस स्मॉल r स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। तो अब हमने सारी वैल्यूज लिखनी है जिनकी हमें जरूरत थी। तो अब हम वापस जाते हैं इस फार्मूला के ऊपर जो ई जी के लिए हमने लिखा है। तो ये अब बन जाएगा 2, लेट्स सब्स्टिट्यूट दिस, ओके लेट्स सब्स्टिट्यूट इट टर्म बाय टर्म। तो ये 2 था पहले, फिर हमारे पास इंटीग्रल था, फिर डी ई था, और डी ई की वैल्यू हमने देखी है, इट्स के सिग्मा 2 पाई आर
डी आर, और उसके बाद हमारे पास था कोसाइन थीटा जिसको हमने z डिवाइड बाई आर लिखा है। और इसके हमारे पास इसका हमारे पास डिवीजन में था आर स्क्वायर, जो ये वाला आर मैंने लिखा था, और फिर हमारे पास था कोसाइन थीटा की वैल्यू z डिवाइड बाई आर। ओके, तो इस सारी चीज को अब हम जो कांस्टेंट फैक्टर्स हैं उसको इंटीग्रल से बाहर ले लेते हैं, और जो कांस्टेंट नहीं है उनको इंटीग्रल के अंदर रहने देते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 पाई के सिग्मा। सो लेट मी राइट इट, 4 पाई के सिग्मा, और फिर हमारे पास आएगा इंटीग्रल, और इंटीग्रल के अंदर रह जाएगा हमारे पास आर डी आर, और z का फैक्टर है उसको भी मैं बाहर ले आता हूँ, डिवाइडेड बाई आर क्यूब। अब मुझे z के फैक्टर को भी बाहर लिखना है, तो लेट मी क्विकली राइट इट हियर, और ये हमारे पास बन जाएगा फार्मूला 4 पाई के सिग्मा z एंड इंटीग्रल ऑफ आर डी आर डिवाइड बाई आर क्यूब, और आर इस करली आर वाले की भी वैल्यू अगर हम लिखें तो ये बन जाएगा हमारे पास 4 पाई के सिग्मा z इंटीग्रल ऑफ आर डी आर डिवाइडेड बाई z स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। तो ये हमारे पास जी फॉर्म बन गई है अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की, और आप अब क्लियरली देख सकते हैं कि जो इंटीग्रेशन है हमारी वो इस स्मॉल आर के ऊपर है। ओके, और इस तरह की इंटीग्रेशन आप पहले बहुत मर्तबा कर चुके हैं। ये बिल्कुल वही फॉर्म है जिसमें हमारे पास डिनोमिनेटर में यहाँ पे फंक्शन है और न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव आ रहा है। ओके, सो दिस इज सिंपली वेरी सिंपल। इसको आप हम पहले कई दफ़ा कर चुके हैं। अगेन आई एम गोइंग टू डू इट, जस्ट लेट मी क्विकली चेक कि मेरी जो कैलकुलेशंस हैं वो सही हैं इस स्टेप तक। और देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 2, लेट मी सी कि वो 2 का डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है। दिस इज 2 पाई सिग्मा आर डी आर, ये हमारे पास सही है। और ओके, ये 2 का फर्क आ रहा है, तो मैंने शायद अपनी कैलकुलेशन में ये 2 को इंक्लूड नहीं किया हुआ। तो let's not include it and let's integrate it on the entire length of the ring. So this would be ओके, मैं इस 2 को रिमूव कर रहा हूं, तो और मैं अब पूरी 0 से r तक इंटीग्रेट कर दूंगा। 0 से r तक इंटीग्रेट करना आसान है, 0 से r/2 तक इंटीग्रेट करने के। ओके, तो और मैं इसको इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज जो हमने लास्ट चैप्टर में किया था फोर्स वाले केस में, उसमें भी मैंने इस टर्म को इंटीग्रेट किया था, मैंने 2 के फैक्टर को इंक्लूड नहीं किया था। सो इट्स बेटर कि हम 2 के फैक्टर को इंक्लूड ना करें। तो जब मैंने वो 2 का फैक्टर हटा दिया तो हमारे पास यहाँ भी फैक्टर जो है ये 4 की बजाय 2 का आ जाएगा। तो लेट्स राइट इट 2 पाई, लेट्स राइट इट 2 पाई। ओके, अब हमने इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है, और ये इंटीग्रल अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई भी कर दूं और डिवाइड भी कर दूं, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, और मैं यहीं इसी स्टेप में कर रहा हूँ इसको 2 से मल्टीप्लाई भी और 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो जो आउटसाइड है हमारे पास इंटीग्रल के बाहर वाली जो टर्म है वो रह जाएगी पाई सिग्मा की जी, और जो इंटीग्रल के अंदर है वो हमारे पास बन जाएगा 2r dr डिवाइडेड बाई z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होल पावर 3/2। अब आप देख सकते हैं कि अब अगर आप फंक्शन को डिफाइन करते हैं, लेट मी डिफाइन, क्योंकि ये फंक्शन r का है, सो लेट मी कॉल इट f ऑफ r इक्वल्स z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, देन df ऑफ r जो हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा, 2r dr। तो ये जो इंटीग्रल है, ये वाली टर्म जो है, या स्पेसिफिकली जो इंटीग्रल के अंदर है चीज, उसको हम लिख सकते हैं EZ इक्वल्स पाई सिग्मा की z, और ये अब बन जाएगा df ऑफ r डिवाइडेड बाई f ऑफ r। ओके, और इसका इंटीग्रल जो है वो सिंपल होता है। आप f ऑफ r को, जनरली हमारे पास f ऑफ r जो है उसकी पावर n है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पावर n। ओके, तो जनरली ये होता है f ऑफ, सिंपली आप f ऑफ r पावर n को आप ऊपर न्यूमरेटर में ले जाते हैं और उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो पॉइंट बीइंग कि इसका जब आप इंटीग्रल सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा पाई सिग्मा की z, और ये बन जाएगा इनटू पावर 3/2 है, यानी n की जो वैल्यू है वो 3/2 है, तो ये बन जाएगा z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर पावर
-3/2, क्योंकि न्यूमरेटर में जाके -3/2 बनेगी, +1 डिवाइड बाई -3/2 +1, और यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन की लिमिट्स आएंगी जो r के ऊपर है और वो 0 से कैपिटल R तक है। तो 3/2 +1 जो है वो -1/2 बन जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा -2 पाई सिग्मा kz, और उसके बाद हमारे पास बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई z² प्लस r² होल स्क्वायर रूट, बिकॉज पावर जो है 1/2 स्क्वायर रूट के बराबर होती है। इंटीग्रेशन इसकी 0 टू कैपिटल R तक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं जो इंटीग्रेशन की लिमिट है। तो ये बनेगा -2 पाई सिग्मा kz, और साथ में हमारे पास आएगा 1 डिवाइड बाई, जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये बनेगा z² प्लस r, अब कैपिटल R² बन जाएगा बिकॉज वी आर सब्स्टिट्यूटिंग द लिमिट्स, इस होल का स्क्वायर रूट -1 डिवाइडेड बाई z, बिकॉज r की लिमिट जो है इस केस में वो 0 है। तो ये हमारे पास सिंपली 1 डिवाइड बाई z रह जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में यूँ लिख सकते हैं, 2 पाई में माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सिग्मा kz, और अब ये बन जाएगा 1 डिवाइड बाई z -1 डिवाइडेड बाई r² प्लस z² होल स्क्वायर रूट। दैट्स इट, दैट्स आवर आंसर। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया है पॉइंट P के ऊपर इस डिस्क की वजह से। एक और स्टेप में आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं जो मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो ये जो ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास ये वाला z है, इसको हम कॉमन ले लेंगे बाहर, तो ये इस z से कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म है वो बन जाएगी EZ इक्वल्स 2 पाई सिग्मा k, और अंदर रह जाएगा हमारे पास अब 1 माइनस z डिवाइडेड बाई r² प्लस z² होल स्क्वायर रूट, और ये वो फॉर्म है जो आपकी बुक में दी हुई है। सो लेट मी सर्कल इट। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डिस्क ऑफ चार्ज एट पॉइंट P, और वो जो पॉइंट P है वो डिस्क के z एक्सिस के ऊपर, जो डिस्क का परपेंडिकुलर एक्सिस है, यानी डिस्क के सेंटर से गुजर रहा है और उसके परपेंडिकुलर भी है, उसके ऊपर वो पॉइंट मौजूद है। इसको एक और स्टेप में और एक और तरीके से भी लिखा जाता है, और वो तरीका ये है कि आप k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। इट्स आल्सो वेरी फेमस फॉर्म एंड सिंप्लीफाइड फॉर्म। अगर मैं k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो इसी फार्मूला को आप यूं भी लिख सकते हैं, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज 2 पाई कैंसल आउट हो जाएगा, और उसके बाद जो ये वाला फैक्टर है ना, ये वाला फैक्टर इसके साथ वैसे ही आएगा। एंड दिस इज द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म जो आप बहुत सारी बुक्स में देखते हैं, और ये वाला फार्मूला जो है ये मुख्तलिफ केसेस की इंटरप्रिटेशन के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होता है। सो यू सी, इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद, इस स्टेप के बाद जो है आप कहीं पे भी छोड़ दें तो दैट इज योर आंसर। ओके, बट इसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होना ऑफ कोर्स ज़रूरी है कि आपने अगर मुख्तलिफ रिजल्ट्स इधर से डिराइव करने हैं तो यू नीड टू नो कि हमने अपने फाइनल रिजल्ट को किस फॉर्म में लिखना है। ओके, वन फाइनल थिंग जो हम करना चाहते हैं वो ये है कि आप प्रूव करना चाहते हैं, अगेन द सेम आर्ग्यूमेंट जो मैंने लास्ट लेक्चर में भी किया था, जो पहले भी कई बार कह चुके हैं, कि अगर आप बहुत ज़्यादा फासले के ऊपर जाके खड़े हो जाते हैं, या दूसरे अल्फाज में पॉइंट P को आप बहुत दूर ले लेते हैं, तो ये दूसरे अल्फाज में पॉइंट P को दूर लेने का मतलब है कि आप Z को बहुत बड़ा कर देते हैं कंपेयर टू रेडियस ऑफ द डिस्क। तो जो डिस्क है वो आपको बहुत छोटी लगेगी, जस्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज। तो सवाल ये है कि क्या ये एक्सप्रेशन जो है ये पॉइंट चार्ज के लिए रिड्यूस होती है या नहीं होती। वी कैन चेक दैट, सो आई एम गोना क्विकली चेक दैट। लेट मी राइट दिस इक्वेशन, और हमारे पास जो कंडीशन है वो ये है कि इफ z इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, देन व्हाट हैपन्स। ओके, और हमें पता है कि क्या होता है। ये फार्मूला जो है इसको वही इलेक्ट्रिक फील्ड देना चाहिए जो कूलम्स लॉ से हमारे पास आता है, विच सिंपली मींस जो वेरी करता है 1 डिवाइड बाई r² या डिस्टेंस स्क्वायर पे। यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो z है, तो हमारे पास फार्मूला क्या आना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का, kq डिवाइड बाई z²। मैं इसको कूलम्स लॉ कहता रहता हूँ बिकॉज दिस इज द बेसिक फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज, जो कि कूलम्स लॉ जो है
वो पॉइंट चार्जेस की वजह से फोर्सेस बताता है और इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स से ही डिफाइन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इसलिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले को भी कूलम्स लॉ कहता रहता हूँ, बट बी श्योर दैट कि कूलम्स लॉ जो है वो फोर्सेस वाला है और इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डेफिनेशन से पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो निकलता है। तो ये कंडीशन हम फाइंड करना चाहते हैं। तो मैं इस फार्मूले को जो मैंने ऊपर लिखा है उसको दोबारा कॉपी करता हूँ और लेट मी कॉपी दिस फार्मूला, और फिर इधर हम इसके ऊपर ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं जिस केस में हमारे पास z जो है वो r के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। ओके, सो लेट्स डू इट। तो इस केस में हमारे पास ये बन जाएगा सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये बन जाएगा 1 माइनस z डिवाइडेड बाई z। अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो ये z बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा 1 प्लस z स्क्वायर डिवाइड बाई r स्क्वायर डिवाइड बाई z स्क्वायर। ओके, तो ये बन जाएगा r स्क्वायर डिवाइड बाई z स्क्वायर। तो अब यहाँ पे आप देखें कि ये z जो है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास जो रह जाएगा यहाँ पे जो टर्म रह जाएगी वो बनेगी सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और अंदर बनेगा 1 माइनस, अब इस टर्म को अगर मैं ऊपर न्यूमरेटर में लेके जाऊं तो ये बन जाएगा 1 प्लस r स्क्वायर डिवाइड बाई z स्क्वायर पावर -1/2। और इस पॉइंट पे आप इसको बायनॉमियली एक्सपेंड कर सकते हैं जिसको हम पहले कई मरतबा यूज कर चुके हैं, तो हम जस्ट गोइंग टू डू दैट, और ये बन जाएगा 1 माइनस, अब ये टर्म बनेगी 1 माइनस ब्रैकेट्स 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 r स्क्वायर डिवाइड बाई z स्क्वायर। ओके, तो हमारे पास ये वाली सिचुएशन बनती है। तो अगर मैं माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो आप देखते हैं कि ये 1 है और ये -1 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये टर्म प्लस बन जाएगी। तो जो हमारे पास सिचुएशन बन जाएगी वो बन जाएगी सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइड बाई 2 r स्क्वायर डिवाइड बाई z स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास सिचुएशन बनती है। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ये बन जाता है सिग्मा डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर डिवाइड बाई z स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास सिनेरियो बनता है। अब ये हमारा आंसर है, लेकिन चूंकि हम ये देखना चाहते हैं कि ये कूलम्स लॉ वाली फॉर्म में आता है तो हम सिग्मा को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सिग्मा हमारे पास होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो सिग्मा को अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं तो सॉरी चार्ज पर यूनिट लेंथ नहीं, चार्ज पर यूनिट एरिया इस केस में, तो ये Q डिवाइड बाई A है और Q और A जो है इस केस में वो पाई R स्क्वायर है। तो अगर मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इजी वो बन जाएगा, सिग्मा की जगह मैं Q डिवाइड बाई R स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं तो ये बन जाएगा Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई R स्क्वायर डिवाइड बाई Z स्क्वायर। तो R स्क्वायर कैंसिल आउट होगा और आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो रिजल्ट आता है इजी इक्वल्स 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई Z स्क्वायर, एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज, जो हमें पता है जो कूलम्स लॉ वाली फॉर्म में है। ठीक है, तो अगेन वी हैव प्रूव्ड इट, और हमने ये चीज़ें अब बहुत बार कर ली हैं। सो यू शुड नो के these are just trivial things and you should be able to drive them। okay, यानी जब आप बहुत सारे प्रॉब्लम करते हैं इस तरह के तो ये चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं रहती, आसान हो जाती हैं। और इट्स अ गुड थिंग कि हम 2 चैप्टर्स से यही चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप हर बार जब ये टॉपिक बुक के अंदर आता है और आप इनको सही ईमानदारी से कर लेते हैं तो दे बिकम पार्ट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद आई थिंक जिस दफ़ा हमने इनको बार बार कर लिया है इसके बाद कोई चीज़ रह नहीं जाती कि हमसे ये ना हो। Okay, so we have done this. There is one more important result जो यहाँ पे मैं इसी फार्मूला से ड्राइव करना चाहता हूँ, और वो रिजल्ट हमारे पास ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज, विच सिंपली मीन्स कि अगर हमारे पास जो रेडियस है, लेट्स गो बैक, अगर हमारे पास ये जो रेडियस था इस डिस्क का, ये बहुत ज्यादा हो जाए इस पॉइंट P के नतीजे में के मुकाबले में,
तो अगर रेडियस बहुत ज़्यादा होता है तो डिस्क जो है वो बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी। दूसरे अल्फाज में उसका जो साइज है वो इन्फिनिट हो जाएगा। तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज। मीन डिस्क इज लाइक अ शीट। ओके, मैं शीट यूज कर रहा हूँ बिकॉज इस प्रॉब्लम को हम नेक्स्ट चैप्टर में फिर से देखेंगे एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स, आप पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की बात करूंगा, आपने ये चीज जो एफएससी में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर है, जो पहला चैप्टर है सेकंड ईयर का, उसमें ये पढ़ भी चुके हैं। तो नाउ आई वांट टू प्रूव दैट फार्मूला फ्रॉम दिस फार्मूला, और वो फार्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ शीट ऑफ चार्ज। और इसको आप इसी फार्मूला से ड्राइव कर सकते हैं। ये जो फार्मूला मैंने लास्ट में लिखा था, ये वाला फार्मूला। सो लेट मी टेक दिस फार्मूला, कॉपी करते हैं इधर से और इसको इधर दे के आते हैं जहां पे हम ये ड्राइव करना चाहते हैं, पेस्ट। ओके, तो अब जो हमारे पास कंडीशन है वो मैंने आपको बताया कि R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन Z। ओके, ये कंडीशन है हमारे पास। लेट मी चेंज इट्स कलर, क्योंकि हम कंडीशंस को मुख्तलिफ कलर से शो करते हैं। लेट्स गिव इट येलो कलर। तो अब ये कंडीशन हमने सब्सटीट्यूट करनी है। जब ये कंडीशन सब्सटीट्यूट करनी है तो हमारे पास जो EZ है उसकी फॉर्म बनेगी। आप देख रहे हैं कि हमने सॉल्व वही टर्म करनी है जो ये ब्रैकेट्स के अंदर है। तो ये बनेगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस, अब हमारे पास जो R है वो बहुत बड़ा है Z के मुकाबले में। ओके, और अगर R बहुत बड़ा है Z के मुकाबले में तो ये जो टर्म स्क्वायर रूट के अंदर है इसमें Z स्क्वायर को आप इग्नोर कर सकते हैं R स्क्वायर के मुकाबले में। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ ये चीज, इग्नोर। अब हम करेंगे इग्नोर Z स्क्वायर। ओके, ये टर्म इग्नोर करेंगे तो हमारे पास सिर्फ R स्क्वायर के ऊपर रह जाएगा स्क्वायर रूट, और R स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो है वो सिंपली R होता है। तो ये टर्म बन जाएगी 1 डिवाइड बाई 1 माइनस Z डिवाइड बाई R। ओके, और अब आप इस 1 के मुकाबले में, इस 1 के मुकाबले में इस टर्म को इग्नोर कर सकते हैं बिकॉज Z इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू R। तो आप नेक्स्ट स्टेप में इस चीज को भी इग्नोर कर सकते हैं। तो अब हमारे पास इसके इग्नोर होने का टाइम है और अंदर सिर्फ 1 रह जाएगा। तो इसका मतलब है जो EZ आएगा वो हमारे पास आ जाएगा सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर आपको याद हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और ये वही रिजल्ट है जो आपने अपनी एफएससी की फिजिक्स में जो फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, स्पेसिफिकली जहाँ पे आप गाउसेस लॉ पढ़ते हैं, वहां पे देखा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट। हमने मैथमेटिकली उसका रिजल्ट तो ड्राइव कर लिया, बट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। इट टेल्स अस समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, और वो इंटरेस्टिंग चीज क्या बताता है, आप इस फार्मूला के ऊपर गौर करें। देखिए, जब हम मैथमेटिकल फार्मूला ड्राइव करते हैं तो वी कैन गेन अ लॉट ऑफ इनसाइट फ्रॉम दैट फार्मूला, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट फार्मूला। और इस फार्मूला से हम क्या इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं कि आंसर हमारा सिर्फ सिग्मा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट आया है। 2 इज अ कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट इज अ कांस्टेंट, इट्स अ फिक्स्ड कांस्टेंट इन नेचर, और सिग्मा इज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी जो पहले हम बता चुके हैं कि इट्स अ कांस्टेंट। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट्स प्योरली कांस्टेंट। द राइट हैंड साइड इज टोटली कांस्टेंट है। कांस्टेंट को आप नंबर ले सकते हैं, विच मींस कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। ये हमें बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बताता है। पहली चीज ये बताता है कि इसमें हमारे पास डिस्टेंस का फैक्टर नहीं है, Z नहीं है कि जो पॉइंट है वो कितनी दूर पड़ा हुआ है। अगर आपके पास इन्फिनिट शीट है चार्जेस की या इन्फिनिट डिस्क है तो इट डजंट रियली मैटर कि आप पॉइंट P को किस जगह पे लेते हैं, उसके करीब लेते हैं या उससे बहुत ज्यादा, उससे लेट्स से 100 किलोमीटर दूर लेते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम रहेगा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट कि अगर इन्फिनिट डिस्क है जिसके ऊपर चार्ज है, उसकी शेप जो साइज है वो इन्फिनिट है, तो इट डजंट रियली मैटर कि आप पॉइंट P को कहाँ पे लेते हैं। दिस इज द फर्स्ट इम्प्लीकेशन। दूसरी इम्प्लीकेशन ये है कि अगर हमारे पास शीट हो, ओके, और वो इन्फिनिट डिस्क है और वो इन्फिनिट है साइज में, तो इट डजंट रियली मैटर कि वो डिस्क है या किसी और शेप की शीट है। जो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया है उसकी वजह से ये कांस्टेंट है। इट डजंट रियली मैटर, व्हिच मींस दैट आई एम गोइंग टू ड्रॉ सम डायग्राम्स हियर, व्हिच सिंपली मींस दैट कि अगर आपके पास लेट्स से, ओके लेट मी डू इट अगेन, फर्ज करें कि आपके पास है ये डिस्क है, ओके गुड, ये डिस्क है और लेट मी एक्चुअली फिल इट।
तो ये हमारे पास अगर डिस्क है, let me try to fill it with a different color, let me use this color. Okay, ये हमारे पास एक डिस्क है, ये पहली चीज हो गई। ये इक्विवेलेंट है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इक्विवेलेंट है किसके, अगर हमारे पास कोई लेट्स से स्क्वायर है, सो आई एम गोइंग टू मेक अ स्क्वायर हियर। ओके ग्रेट। और इसी का इलेक्ट्रिक फील्ड भी इक्विवेलेंट होगा अगर हमारे पास कोई इर्रेगुलर शेप का ऑब्जेक्ट है। ओके लेट्स से ये शेप है उस ऑब्जेक्ट की, इसको मैं फिल नहीं कर सकता, बट यू गॉट द आइडिया। ओके लेट्स डू दिस। ओके सो इट डजंट रियली मैटर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिट है साइज में, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, उसमें आप देख लें कि यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्क है, यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल लिया और यहाँ पे कोई इर्रेगुलर शेप का ऑब्जेक्ट लिया है, लेकिन इन तीनों के लिए ये फार्मूला जो है ये वैलिड है, बिकॉज ये फार्मूले में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म आई है, इट्स अ कांस्टेंट, इट डजंट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। एज लॉन्ग एज आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिट है साइज में, तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो शेप पे डिपेंड नहीं करेगा। आप इसको दूसरे अल्फाज में यूं भी समझ सकते हैं कि फर्ज करो आप लेट्स गो बैक टू द ओरिजिनल डायग्राम, इसमें आप इस पॉइंट के ऊपर खड़े हैं। ओके और अगर ये डिस्क जो है ये इन्फिनिट है साइज में, तो इट डजंट रियली मैटर, बिकॉज चूंकि ये इन्फिनिट है साइज में, तो आप इस पॉइंट पे खड़े हो के बता ही नहीं सकते कि जो कॉर्नर्स हैं जहां पे डिस्क खत्म हो रही है, क्योंकि वो इन्फिनिट फासले के ऊपर है, तो यू कैन नॉट सिंपली लुक देयर। रिकॉल करें इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, जब मैंने आपको कहा था कि पी अगर बहुत ज्यादा फासले के ऊपर हो तो आपको डिस्क का साइज बहुत कम लगेगा, इस तरह कम लगेगा कि आपको ये एक पॉइंट चार्ज लगेगा, और यूं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर आना चाहिए। ठीक है, अब अगर डिस्क इन्फिनिट साइज में हो तो इन्फिनिट डिस्टेंस जो है, इट डजंट रियली मैटर कि आप किस पॉइंट के ऊपर खड़े हैं, आप जिस सिमत में देखेंगे आपको डिस्क ही डिस्क नजर आएगी, क्योंकि आपको उसका किनारा नजर ही नहीं आएगा। जब किनारा नजर ही नहीं आएगा तो ये बात माने ही नहीं रखती कि आप उस डिस्क की कौन सी शेप देखेंगे, वो डिस्क होगी, रेक्टेंगल होगी, वो स्क्वायर होगी, या कोई भी इर्रेगुलर शेप का ऑब्जेक्ट होगा। अगर वो इन्फिनिट होगा तो यू कैंट लुक एट इट्स कॉर्नर्स, यू कैंट लुक एट इट्स एजेस, और अगर आप एजेस को नहीं देख सकते तो आपको नहीं पता कि वो ऑब्जेक्ट किस शेप का है। तो इसका मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वाला, इट्स अ मोर जनरल फार्मूला, किधर गया ये वाला, ये जो हमने ड्राइव किया है। ओके तो ये उस ऑब्जेक्ट की शेप के भी इंडिपेंडेंट होगा। सो यू सी वी कैन इन्फर अ लॉट ऑफ गुड इंफॉर्मेशन फ्रॉम जस्ट वन मैथमेटिकल फार्मूला। Okay, I want to do a couple of more things. So I have 2 problems, exercise 13 or problem 8. Problem 8 is very important. Exercise 13 is the exercise which I accidentally mentioned in my last lecture जब मैं रिंग कर रहा था। तो इस एक्सरसाइज को करना मैं इम्पोर्टेंट समझता हूँ क्योंकि इसकी स्टेटमेंट जो है वो बहुत अहम है। मैं जस्ट उस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। सो लेट्स सॉल्व एक्सरसाइज 13 फर्स्ट, और फिर हम जाएंगे प्रॉब्लम 8 के ऊपर। तो ये हमारे पास जी है एक्सरसाइज 13, इसकी सिंपल सी स्टेटमेंट है, 1 लाइन की 2 लाइन की। लेट मी रीड द स्टेटमेंट और फिर हम उस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। और मैं प्रॉब्लम इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज स्टेटमेंट को समझना इंपॉर्टेंट है इसमें। एट व्हाट डिस्टेंस अलोंग द एक्सिस ऑफ अ चार्ज डिस्क ऑफ रेडियस r इज द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इक्वल टू 1/2 द वैल्यू ऑफ द फील्ड एट द सरफेस ऑफ द डिस्क। ओके, वो कह रहे हैं कि आप एक डिस्क लेते हैं। लेट मी एक्चुअली कॉपी द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर डिस्क जो हमने यहाँ पे ड्राइव किया, ये वाला वो फार्मूला था। ओके, सो लेट मी कॉपी दिस वन और इसको हम करते हैं यहाँ पे पेस्ट, और फिर इसको देखते हैं आहिस्ता आहिस्ता कि वो क्या कह रहा है। ओके, तो वो कह ये रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस अलोंग द एक्सिस ऑफ चार्ज डिस्क ऑफ रेडियस r इज द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इक्वल टू 1/2 ऑफ द वैल्यू ऑफ द फील्ड एट द सरफेस ऑफ द डिस्क। ओके, सो हमने चूंकि डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो हमने जो चीज कैलकुलेट करनी है वो z है। Z हमने देखना है, और कंडीशन हमें क्या बताई गई है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू उस इलेक्ट्रिक फील्ड की आधी होनी चाहिए जो उसकी सरफेस के ऊपर होता है। सो लेट मी ट्राई टू ट्रांसलेट दिस इनटू मैथमेटिक्स।
सो हम देख रहे हैं ईजी, और ईजी से हमने z फाइंड करना है, और कंडीशन ये है कि z वो फासला होना चाहिए जहां पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो ये वाला फार्मूला है, इसकी वैल्यू क्या होती है, आधी रह जाती है 1/2 ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द डिस्क। ओके, तो इसका मतलब है कि अगर हमने ये फार्मूला यूज करना, ये इक्वेशन यूज करनी है, तो पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के ऊपर चाहिए। ओके, तो वी नीड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस, कि ई सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, और ई सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आप इस एक्सप्रेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो ये वाली एक्सप्रेशन है। ओके, तो मैं इसी एक्सप्रेशन को अब यहाँ पे लिखने लगा हूँ फॉर सरफेस, और ई सरफेस हमारे पास जो बनेगा, सरफेस के ऊपर जब आप आएंगे, लेट्स गो बैक टू द ओरिजिनल डायग्राम, जब आप सरफेस के ऊपर आएंगे तो आप इस सरफेस के ऊपर हैं, और इस पॉइंट को अगर आपने सरफेस के ऊपर लाना है तो ये जो फासला z हमने डिफाइन किया था, ये क्या होगा, 0। तो अब जब आप ये समझ लेंगे तो ई सरफेस कैलकुलेट करना बहुत आसान हो जाएगा, और यूं हमारे पास इसको हमने कैलकुलेट करना है z इक्वल्स 0 के ऊपर। तो जो ई सरफेस आएगा हमारे पास वो होगा सिंपली सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज ई सरफेस। तो एक दफा हमने ई सरफेस कैलकुलेट कर लिया, तो अब हम इस इक्वेशन में ये कंडीशन पुट कर सकते हैं, किस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में, और z की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। नोट करें कि मैंने इस एक्सप्रेशन में z को 0 पुट किया है। जब आप इस z को 0 पुट करेंगे तो ये सारी सेकंड टर्म जो है 0 हो जाएगी, और सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 के साथ मल्टीप्लाई होके सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट रह जाएगा। सो लेट्स यूज दिस कंडीशंस। लेट मी कॉपी दिस अगेन वन मोर टाइम, और इसको मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ ताकि आपके लिए वाजे हो जाए। और अब मैंने ई जी और ई सरफेस पुट करना है, तो ई जी की जो वैल्यू है वो मेरे पास ये वाली है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, और ये मेरी बनाती है लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, और राइट हैंड साइड जो है वो 1/2 टाइम्स ई सरफेस है, और 1/2 टाइम्स ई सरफेस हमारे पास क्या बन जाएगा, सिग्मा डिवाइडेड बाई, अब हमारे पास ये बन जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सरफेस के ऊपर था और हमने उसका 1/2 लेना है। ओके, दैट्स इट। अब आप अगर गौर करें तो इनफैक्ट लेट मी राइट इट एज 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट, और उसकी रीजन ये है कि ये देख रहे हैं आपके, ये कैंसिल आउट हो जाता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जो हमारे पास कंडीशन बचती है वो सिर्फ ये बचती है कि ये वाला जो फैक्टर है ना, इसको मैं अगेन कॉपी करता हूँ, पेस्ट, ये वाला फैक्टर जो है ये हमारे पास इक्वल है 1 डिवाइडेड बाई 2 के। ओके, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं इसी एक्सप्रेशन में। तो ये हमारे पास बन जाएगा, ये वाली टर्म बन जाएगी, उप्स, कॉपी पेस्ट, और ये इक्वल आता है अब 1 डिवाइड बाई 2। ओके, जिसको आप लिख सकते हैं 2z इक्वल्स r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, स्क्वायर रूट, और इन अब दोनों साइड्स का अगर आप स्क्वायर लेते हैं तो ये बन जाएगा 4z स्क्वायर इक्वल्स r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, और नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास बन जाएगा 3z स्क्वायर इक्वल्स r स्क्वायर, और यहाँ से z की वैल्यू जो आ जाएगी वो आएगी r डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 विद द साइन ऑफ प्लस माइनस। तो देखिए हमने z को कैलकुलेट कर लिया। सो मैं इस प्रॉब्लम को करना चाहता था, प्रॉब्लम्स सारे जो हैं वो आपकी अंडरस्टैंडिंग और फिर उस अंडरस्टैंडिंग को यूज करते हुए मैथमेटिकली एक आंसर निकालने का नाम है, बट अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस प्रॉब्लम की स्टेटमेंट जो है इट इज इम्पोर्टेंट। इस तरह की प्रॉब्लम आप बार बार देखेंगे। आई विल ट्राई टू सॉल्व एटलीस्ट वन प्रॉब्लम इन अ चैप्टर, जब हम कैपेसिटर्स या इस चीज़ें की कैपेसिटर्स और पोटेंशियल एनर्जी और इस तरह की चीज़ें पढ़ेंगे, बट दिस इज वन ऑफ द कॉमन प्रॉब्लम्स जो आए होते हैं। और इसको सॉल्व करने का ऑफ कोर्स मेरा गोल यही था कि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ कि जो स्टेटमेंट है उसको आपने कैसे समझना है। स्टेटमेंट थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थी, इट वाज अ लिटिल बिट कन्वोल्यूटेड, तो यानी टेढ़ी थी थोड़ी बहुत, इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल था। तो आपको पहले ही सरफेस कैलकुलेट करना पड़ता है, फिर उसकी 1/2 लेके ईजी के इक्वल पुट करना पड़ता है, और फिर जी फाइंड करना पड़ता है। एनीवे, सो दिस वाज दिस, एंड नाउ लेट्स सॉल्व प्रॉब्लम 8 विच इज इंटरेस्टिंग। तो ये प्रॉब्लम 8 है, इसकी स्टेटमेंट अब हमारे सामने है। लेट्स रीड इट एंड अंडरस्टैंड इट।
A non-conducting hemispherical cup of inner radius r has a total charge q spread uniformly over its inner surface. Find the electric field at the center of curvature. Hint: consider the cup as stack of rings. असल में ये 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम है, लेकिन जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है ना वो कप है। ओके, कप आपको पता है, कप ना कहें, कप अंग्रेजी में उसको कप कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो कप है वो चाय का पीने वाला कप है। ओके, जैसे हमारे पास प्याला होता है, अगर आपने कभी बचपन में प्याले में चाय पी है, मैं गांव से हूँ, मैं तो पीता रहता था। ओके, तो जैसे बोल होता है, ये वो वाला कप है। तो लेट मी एक्चुअली मेक डायग्राम ऑफ दिस कप। जी, तो ये हमारे पास कप है और इस कप की जो अंदरूनी साइड है ना, जो इनर साइड है, उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ऑफ कोर्स अगर चार्ज इनर सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उसकी अंदरूनी सरफेस के ऊपर ही होगा, या उस रीजन में होगा जो अंदर की सरफेस से ऊपर स्पेस का रीजन होता है। वो हमें हिंट भी देता है कि कहता है कंसीडर द कप एज अ स्टैक ऑफ रिंग्स। तो उसके कहने का मतलब ये है, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर। उसके कहने का मतलब ये है, एंड लेट मी यूज अ डिफरेंट थिकनेस फॉर माय पेन। तो कि आप इस कप को, लेट मी यूज इवन बिगर, तो आप इस कप को ऐसे रिंग्स की एक स्टैक समझ सकते हैं, बिल्कुल जैसे मैंने पहले कहा डिस्क के लिए। और मैं इसको प्रॉब्लम को इसलिए यहाँ पे कर रहा हूँ बिकॉज इट्स रिलेटेड टू डिस्क। और डिस्क को हमने कंसीडर किया था कि जैसे मुख्तलिफ रेडियस के रिंग्स जो हैं वो जब एक दूसरे के अंदर रखे जाते हैं तो डिस्क बनती है। तो यहाँ पे भी हमारे पास मुख्तलिफ रेडियस के जो रिंग्स हैं वो एक दूसरे के अंदर रखे गए हैं और हमारे पास बना है ये कप। सिर्फ इस केस में हमने उसको कप बनाया है डिस्क बनाने की बजाय। तो इसका हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है इसके सेंटर के ऊपर, और सेंटर इसका ये वाला है। तो इस पॉइंट के ऊपर, ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, ये पॉइंट P है। तो सेम प्रोसीजर है, आप एक रिंग कंसीडर करेंगे, उस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे और फिर पूरे के पूरे इस कप के ऊपर इंटीग्रेट कर देंगे। सो मैं इस डायग्राम को कॉपी करने जा रहा हूँ, यहाँ पे पेस्ट करते हैं ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि जो मैं कह रहा हूँ उसका मतलब क्या है मेरा। और अब मैंने वो अरेज कर दी है जो मैंने अंदर रिंग्स आपको दिखाए थे। अब मैं सिर्फ एक रिंग बनाता हूँ और उस एक रिंग की वजह से हम कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो जो एक रिंग है ना, फर्ज करें वो ये है हमारे पास। ओके, अब इस एक रिंग की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। लेट मी पिक अ डिफरेंट कलर ताकि मैं आपको लाइंस ड्रॉ करके दिखा सकूं। तो ये वो रिंग है। ओके, ये हमारा जो है सेंट्रल पॉइंट, लेट्स कॉल दिस डिस्टेंस जो सेंट्रल पॉइंट से इस पॉइंट तक है, जो रिंग का सेंटर है, उसको हम कहते हैं Z। ओके, और ये जो रिंग का हमारे पास रेडियस है ना, इसको हम कहते हैं R। और जो ये वाला रेडियस बनेगा ये कैपिटल R है, ये जो कप का रेडियस है ना वो है, और ये कैपिटल R जो है ना ये फिक्स्ड है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेट मी एक्चुअली ट्राई टू जूम इन दिस डायग्राम। तो मैं इसको इधर मूव करता हूँ थोड़ा सा और इसको मैं करता हूँ जूम इन। ओके, ताकि आपको पता चल सके कि मैं क्या कह रहा हूँ। ओके, नाउ इट्स गुड। अब एक जो सेंटर है ना, वो सेंट्रल पॉइंट ये है P, ये कप का सेंट्रल पॉइंट है। जो दूसरा सेंटर है वो सेंटर इस ब्लू रिंग का सेंटर है। अगर आप इस तरह इस रिंग को ड्रॉ करते हैं तो ये जो पॉइंट है ना, ये वाला, ये इस ब्लू रिंग का सेंटर है। और इस रिंग के सेंटर से कप के सेंटर तक का जो फासला है उसको मैंने Z डिफाइन किया। ओके, एक बात। अब दूसरी बात ये है कि ये जो रिंग जो कप के सेंटर से कप के कॉर्नर तक लाइन जा रही है ना, जो इस ट्राइंगल में आपको हाइपोटेन्यूज नजर आ रही है, दिस इज द रेडियस ऑफ द कप, और ये रेडियस फिक्स्ड है। ओके, ये बात आपने याद रखनी है। अब हम करेंगे कि हम एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट लेंगे जैसे हम बिल्कुल पहले करते हैं, और वो लेंथ एलिमेंट इस केस में मैं किस कलर से रिप्रेजेंट करूं, लेट मी, आई एम रनिंग आउट ऑफ कलर, लेट मी यूज एक्चुअली व्हाइट। ओके, तो वो लेंथ एलिमेंट मैं इस पॉइंट के ऊपर लेता हूं, इस रिंग के ऊपर। ओके, और इस लेंथ एलिमेंट के ऊपर ये जो व्हाइट वाला है, इसके ऊपर जो चार्ज है वो dq है और इसकी जो लेंथ है वो dl है। तो इस लेंथ एलिमेंट की वजह से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूं इस पॉइंट P के ऊपर। ओके, और जब मैं इस लेंथ एलिमेंट की वजह से कैलकुलेट कर लूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मेरे पास पूरे रिंग के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, बिल्कुल जैसे हमने पहले किया है।
और फिर मैं इस आर के ऊपर, ये वाला जो आर है इसके ऊपर इंटीग्रेट करूंगा तो पूरे कप की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। एक और बात नोट करें कि ये आर जो है ये हमारा इंटीग्रेशन वेरिएबल है, इसकी वैल्यू चेंज होती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये ब्लू रिंग जो है वो इस जगह पे ले लूं तो आर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। लेट मी क्विकली ड्रॉ इट हियर, लेट मी क्विकली कॉपी दिस एंड देन ड्रॉ इट हियर, बिकॉज यहाँ पे आप अगर कंफ्यूज होंगे तो बेहतर है कि मैं ज्यादा डायग्राम्स बना लूं। लेट मी डू इट हियर। और अब अगर आप देखें कि मैं लेट्स से एक और रिंग लेता हूं, लेट मी पिक अनदर रिंग, और उस रिंग को मैं इधर लेता हूं। ओके, तो इस रिंग का जो सेंटर है ना वो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। ओके, और अब आप देख लें कि इस पॉइंट से इधर तक का जो फासला है वो ये वाला आर है, इसको मैं आर प्राइम कहता हूं। तो ये आर प्राइम जो है ये आर से डिफरेंट है। तो जैसे जैसे हम सेंटर से बाहर जाते हैं, यानी जैसे जैसे हम इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, आर जो है वो इंक्रीज होता जाता है। तो स्मॉल आर की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है और कैपिटल आर तक जाती है, जस्ट एज वी डिड इन केस ऑफ डिस्क। सो दिस इज अ 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम, बट इसकी सिमेट्री जो है वो सिंपल डिस्क नहीं है बल्कि कप की फॉर्म में है। सो यू नो यू गेट अ अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। आपको पता होना चाहिए था कि ऐसा प्रॉब्लम हमारे पास कोई आने वाला है। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। तो इस लेंथ एलिमेंट की वजह से जो इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अब सिमेट्री आर्ग्यूमेंट से हम देख सकते हैं कि मैं ये कह सकता हूं कि एक लेंथ एलिमेंट मैं इधर भी लेता हूं, इस पॉइंट के ऊपर भी, तो जो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ओके, और जो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो ये हमारे पास DE है, ये भी हमारे पास DE है। और अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि इनके वो वाले कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में होंगे वो कैंसल आउट करेंगे। ये वाले कंपोनेंट, अगर ये वाला एंगल हमारे पास थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा है, और तो उस हिसाब से जो ये वाले कंपोनेंट हैं ये बन जाएंगे DE साइन थीटा। ये वाला कंपोनेंट भी बनेगा DE साइन थीटा। तो साइन थीटा वाले कंपोनेंट्स इक्वल अपोजिट हैं, ये कैंसिल आउट करेंगे, और जो ये वाले कंपोनेंट होंगे ना ये हमारे पास बनते हैं DE कोसाइन थीटा, जिसको अगर आप चाहें तो Z एक्सिस कह सकते हैं। अगेन जैसे हमने एक्सिस पहले डिफाइन किए हैं। तो जो हमारा Z एक्सिस है उसके अलावा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो हमारे पास जो EZ बनेगा उसकी फॉर्म क्या बनेगी, इंटीग्रल ओवर DEZ। और ये जो है हमारे पास ये क्या है, DE कोसाइन थीटा। तो DE की वैल्यू चाहिए और हमें कोसाइन थीटा की वैल्यू चाहिए। तो DE की वैल्यू क्या होती है कि DQ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये कर्ली आर स्क्वायर वो आर है जो लेंथ एलिमेंट से उस पॉइंट तक लेके जाता है जहां पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। और अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये यहां से शुरू होता है और यहां तक जाता है, और ये फासला हमने कैपिटल आर डिफाइन नहीं किया हुआ, ये कैपिटल आर ही है बिकॉज इट्स द रेडियस ऑफ दिस कप। तो ये हमारे पास बन जाएगा के DQ डिवाइड बाई कैपिटल आर स्क्वायर, और DQ को आप सिग्मा DA लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा के सिग्मा DA डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर, और DA आपको पता है हम पहले भी लिख चुके हैं रिंग का DA क्या होता है। तो ये बन जाएगा के सिग्मा 2 पाई आर DR डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास आ गया। और फाइनली हमने देखना है कि कोसाइन थीटा जो है उसकी क्या वैल्यू है, तो वो आप देख सकते हैं क्लियरली इस डायग्राम से, Z डिवाइड बाई आर है। ये एंगल जो है थीटा है, तो इस ट्राई एंगल में ये हमारे पास बेस है जिसको हमने Z डिफाइन किया और कैपिटल आर उसका हाइपोटेन्यूज है। ओके, लेट्स सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज। अब हमारे पास प्रॉब्लम जो है हमने समझ लिया है, तो इसका मतलब है प्रॉब्लम हल हो गया। तो जो इजी है वो हमारे पास बनेगा इंटीग्रल, हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। पहले DE की सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो DE की वैल्यू है हमारे पास के सिग्मा 2 पाई आर DR डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और फिर कोसाइन थीटा की वैल्यू है और वो है हमारे पास Z डिवाइडेड बाई आर। ओके, तो लेट्स डू इट। अब जो कांस्टेंट है उनको मैं बाहर ले रहा हूं, जितने भी कांस्टेंट फैक्टर्स हैं, और कांस्टेंट फैक्टर्स हैं हमारे पास 2 पाई के सिग्मा
डिवाइड बाई आर क्यूब, आर कांस्टेंट है, और इंटीग्रल के अंदर हमारे पास आ जाएगा जेड आर डी आर, जेड आर डी आर, और दैट्स इट। तो अब यहाँ पे देखेंगे मैंने z को इंटीग्रल के अंदर लिखा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये चीज पता होना चाहिए। z इस केस में कांस्टेंट नहीं है, z बजाते खुद चेंज हो रहा है। लेट्स गो बैक टू द डायग्राम। मैंने जो ये वाला रिंग कंसीडर किया था ना, ये वाला रिंग, ये ब्लू रिंग जो है, ओके, ये वाला जो ब्लू रिंग है ना, ये मैंने रैंडमली कंसीडर किया था, और मैंने कहा था इस रिंग के सेंटर का फासला पॉइंट P तक z है। अगर मैं ये नीचे वाला रिंग कंसीडर करता तो आप फासला ये बनता, तो z इसका मतलब है चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब है इस इंटीग्रल के अंदर हमारे पास दो इंटीग्रेशन वेरिएबल्स हैं, एक z और एक r, स्मॉल r। अगर दो इंटीग्रेशन वेरिएबल हैं तो, और अगर हमारे पास सिंगल इंटीग्रल हो, तो हमें करना ये होता है कि इंटीग्रेशन वेरिएबल्स को भी एक ही वेरिएबल की फॉर्म में लेके आना होता है। तो यहाँ पे हम दो काम कर सकते हैं, या r को हम z की फॉर्म में पुट करें, या फिर z को हम r की फॉर्म में पुट करें। ओके, ये आपकी चॉइस है। तो अब अगर आप इस डायग्राम के ऊपर देखें तो इस डायग्राम से let me, which color I'm running out of color, let me use yellow is still here। तो ये जो ट्राइएंगल है ना, इससे आप लिख सकते हैं r square equals z square plus r square, because it's just right angle triangle, Pythagoras theorem। तो यहाँ से हमारे पास जो z की वैल्यू आएगी वो आएगी r square minus r square whole square root। तो मैं इस z की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ। तो अगर मैं z की इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूंगा यहाँ पे, तो मेरी जो इंटीग्रेशन है वो सिर्फ स्मॉल r के ऊपर रह जाएगी। तो ये बन जाएगा 2 पाई की सिग्मा डिवाइडेड बाई कैपिटल R क्यूब, और अब z की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करूं तो ये है कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर होल स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाई r dr, और इसकी जो इंटीग्रेशन है वो 0 अप टू कैपिटल R है। तो ये इंटीग्रल अब हमने सॉल्व करना है। ओके, लेट्स सॉल्व इट। लेट्स सब्स्टिट्यूट t स्क्वायर, लेट मी सी कि मैंने इसको कैसे सॉल्व किया हुआ है। तो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं t स्क्वायर इक्वल्स कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। तो जब डेरिवेटिव लेंगे तो 2t dt हमारे पास आ जाएगा माइनस 2r dr, दैट्स इट। या फिर t dt जो है यहाँ से हमारे पास आ जाएगा वो माइनस r dr के। तो हम r dr की वैल्यू और t स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो अगर मैं इस इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा अलोंग z एक्सिस वो बनेगा 2 पाई सिग्मा k डिवाइडेड बाई कैपिटल R क्यूब, और इंटीग्रल बनेगा, अब मैं इंटीग्रल को t की फॉर्म में लेके जाने लगा हूं, तो जो पहली टर्म है वो मेरे पास बन जाएगी t, क्योंकि मैंने t स्क्वायर को डिफाइन किया हुआ है r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, तो ये बन जाएगी t। और r dr की वैल्यू पे मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं माइनस t dt। ओके, तो ये मेरे पास बन जाएगा अब इंटीग्रल माइनस 2 पाई सिग्मा k डिवाइड बाई R क्यूब, और इंटीग्रल बन जाएगा t स्क्वायर dt, दैट्स इट। और इंटीग्रेशन की लिमिट्स मैंने चेंज नहीं की, बिकॉज मैं t को वापस फिर r की फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर लूंगा, जो आसान तरीका है, और हमारी इंटीग्रेशन की लिमिट्स जो हैं वो 0 अप टू कैपिटल R ही रहेंगी। ओके, तो अब अगर मैं इसका इंटीग्रल लेता हूं तो ये बन जाएगा t क्यूब डिवाइड बाई 3, तो ये हमारे पास आएगा माइनस 2 पाई सिग्मा k डिवाइड बाई 3 R क्यूब। ये 3 का फैक्टर जो है वो t क्यूब डिवाइड बाई जो 3 है, जो इंटीग्रेशन से आना था उधर से आया है। तो और हमारे पास रह जाएगा t क्यूब, और इसकी लिमिट्स जो है वो 0 अप टू r आएंगी। नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको पुट करता हूं तो देखेंगे हमारे पास t क्या था। t था हमारे पास r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर पावर 1/2, तो उसका क्यूब है तो उसकी पावर 3/2 बन जाएगी। तो ये अब हमारे पास आ जाएगा माइनस 2 पाई सिग्मा k डिवाइडेड बाई 3 r क्यूब, और यहाँ पे हमारे पास आएगा कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर पावर 3/2, और इसकी लिमिट्स 0 अप टू r है। ओके, लेट्स सब्स्टिट्यूट द लिमिट। जब मैं r को, स्मॉल r को कैपिटल R के बराबर पुट करूंगा तो ये टर्म 0 हो जाएगी। ओके, सो लेट मी कॉपी दिस फैक्टर फ्रॉम हियर
इसको करते हैं कॉपी, यहाँ पे करते हैं पेस्ट। और जो पहली टर्म है, मेरे कहने का मतलब ये है कि चलिए अब मैं लिमिट्स पुट कर देता हूँ एक्सप्लिसिटली, तो ये बनेगा आर स्क्वायर माइनस अपर लिमिट पुट करूंगा तो आर स्क्वायर पावर 3/2 माइनस अब ये बनेगा आर स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 0 है वो पुट करूंगा और इसकी पावर भी बन जाएगी 3/2। ओके, तो जो पहली टर्म है वो 0 हो जाती है बिकॉज आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर जो है वो 0 है, और जो दूसरी टर्म है वो बन जाएगी माइनस आर क्यूब। ये हमारे पास आता है माइनस 2 पाई सिग्मा के डिवाइड बाई 3 आर क्यूब, और पहली टर्म 0 है और जो दूसरी टर्म है वो हमारे पास बनती है आर क्यूब। दैट्स इट। ओके, तो ये हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। अगर आप देखें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये हमारे पास रह जाएगा 2 पाई सिग्मा के डिवाइडेड बाई 3। ये आपका एक आंसर है सिग्मा की फॉर्म में। अगर आप चाहें तो इसको सिग्मा की फॉर्म में रहने दें, लेकिन अगर हम इसको चार्ज की फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास जो सिग्मा है वो क्या होता है, चार्ज, टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया। ओके, और चूंकि हमारे पास सफेरिकल बाउल है तो सफेयर का जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है हमारे पास 4 पाई, वॉल्यूम उसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो सरफेस एरिया जो है उसका वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ओके, लेट मी राइट इट सरफेस। ओके, तो ये हमारे पास सरफेस एरिया सफेयर का होता है, लेकिन जो बाउल है ये हेमी सफेयर है, आधा सफेयर है, तो इसका सरफेस एरिया भी आधा हो जाएगा यानी 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब अगर हम ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें यानी सिग्मा की जगह पे q डिवाइड बाई 2 पाई आर स्क्वायर पुट करें तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इजी ये आएगा 2 पाई की सिग्मा की वैल्यू आएगी q डिवाइडेड बाई 3 वैसे ही आ जाएगा, और ये आएगा 2 पाई आर स्क्वायर। 2 कैंसल आउट हो जाएगा, पाई भी कैंसल आउट हो जाएगा जब आप k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये सारी चीजें जब आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जो चार्ज की फॉर्म में आता है इजी, वो आएगा q डिवाइड बाई 4 पाई, q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 डिवाइड बाई 3 आर स्क्वायर। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आता है इन टर्म्स ऑफ चार्ज। तो ये दोनों आंसर जो हैं आप देख लें, दोनों आंसर सही हैं। जो पहला आंसर है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में है और जो दूसरा आंसर है वो चार्ज की फॉर्म में है। सो दिस वाज रियली गुड प्रॉब्लम। आई लाइक दिस प्रॉब्लम, आई लव दिस प्रॉब्लम। ये वाला जो आंसर है जो चार्ज की फॉर्म में है ये वो वाला आंसर है जो आपको प्रॉब्ली हेरिडे रेजनिक और क्रेन की बुक में मिलेगा, बट ये आंसर जो है ये सरफेस चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में है और ये भी ठीक है। और यहाँ से आपको थोड़ा सा ये भी आइडिया मिल जाना चाहिए कि सिर्फ टॉपिक जो है उसको समझ लेना काफी नहीं है। आपकी जो सही समझ है कि आपको टॉपिक की समझ आई है या नहीं आई, वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करके ही होती है। एंड दिस वाज द प्रॉब्लम जो थोड़ा सा मुख्तलिफ था ये 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम ही, लेकिन बिल्कुल फ्लैट डिस्क की तरह नहीं था बल्कि एक कप की तरह का था। तो 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम, लेकिन उसकी ज्योमेट्री जो है वो चेंज हो गई है। दैट्स इट फॉर टुडे, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की तरफ चलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।